Welcome again to your YouTube educational channel Exam Hut. Dear student, हम ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, यानी रे ऑप्टिक्स, मेरे कहने का मतलब हमने कंप्लीट कर लिया है अभी तक, और हम अभी वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, अभी तक हमने रे ऑप्टिक्स में क्या स्टडी किया था। लाइट को हमने पार्टिकल नेचर कंसीडर करके स्टडी किया। अपने को पता है लाइट का तो ड्यूअल नेचर है, उसका वेव करेक्टर भी है। उसका वेव करेक्टर होने का मतलब वो वेव के जैसे भी बिहेव करती है। तो अभी तक हमने लाइट को एज ए पार्टिकल कंसीडर करके स्टडी किया, और उसके जितने फिनोमिना, चाहे वो हमने रिफ्लेक्शन स्टडी किया हो, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, ये सब हमने स्टडी किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइट का वेव करेक्टर भी होता है। अब लाइट का वेव नेचर है, इसके ऊपर हम और डिटेल में जाएं और इसमें हम क्या कुछ स्टडी करने वाले हैं, एक बार ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं। सबसे मेन चीज रहेगा वेव ऑप्टिक्स। जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइट के फिनोमिना हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो है हमारा, एक तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इंटरफेरेंस पे जाएं, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो लाइट का वेव नेचर है, ठीक है, लाइट का वेव नेचर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो न्यूटन ने दी थी। और उस थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे वो मैंने स्क्रीन के ऊपर एक ब्रीफ में लिख रखा है, उसको एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको ध्यान से समझना है। न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये क्या है कि न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट जो होती है, लाइट जनरली मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। लाइट है, बिल्कुल हल्के हैं, इलास्टिक पार्टिकल है, जो खास करके किसी ल्यूमिनस बॉडी से, ल्यूमिनस सोर्स से एमिट हो रहे हैं ऑल डायरेक्शन में। इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया कार्पुस्कल्स, ठीक है। और इनकी खास बात यह है, दीज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दीज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलते हैं, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि जो लाइट की स्पीड है वो किसी भी आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब क्या, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट अगर है तो लाइट की स्पीड उसके अंदर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जैसे ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, एन आइसोट्रोपिक मीडियम हुआ, तो वहां पे लाइट की स्पीड वेरी कर जाएगी। अब उसके बाद उसने ये कहा कि रेस्ट मास जो है इन कार्पुस्कल्स का क्या रहेगा, जीरो। जीरो रेस्ट मास होता है इन माइन्यूट पार्टिकल्स का। दीज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। दीज आर इनविजिबल, ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ते, इनविजिबल है। और एक और खास बात, लाइट अपने को पता है, व्हाइट लाइट में हमने देखा 7 डिस्टिंक्ट कलर्स हैं। इन 7 डिस्टिंक्ट कलर्स होने की वजह से न्यूटन ने कहा कि इनके डिफरेंट कलर होने के पीछे रीजन है इनका डिफरेंट साइज होना, इनका डिफरेंट साइज होना। जो माइन्यूट पार्टिकल जिनको हम कार्पुस्कल्स बोल रहे हैं, ये क्या है, डिफरेंट साइज के हैं। इसी की वजह से लाइट का कलर भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको ब्रीफ में एक बार ये चीज समझा दी कि न्यूटन की कार्पुस्कुलर थ्योरी कौन सी थी, और न्यूटन ने कार्पुस्कल्स किनको बोला था, माइन्यूट पार्टिकल, वेरी लाइट इलास्टिक पार्टिकल एमिटेड बाय ल्यूमिनस बॉडी, जो सारे डायरेक्शन में चारों तरफ वो रिलीज करेगा ल्यूमिनस बॉडी, उसी को हमने क्या नाम दिया है, कार्पुस्कल्स, जिनकी जनरल प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब बात करते हैं कि भाई इस न्यूटन की इस थ्योरी ने किन किन फिनोमिना को एक्सप्लेन किया और किन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में ये नाकामयाब रही। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूटन की जो ये थ्योरी है वेव नेचर ऑफ लाइट के लिए, उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को तो उसने एक्सप्लेन किया। लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों को एक्सप्लेन करती है बड़े अच्छे से ये थ्योरी, ठीक है।
बड़े अच्छे से ये दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है लाइट का, इस चीज को एक्सप्लेन करती है। साथ ही साथ इसने ये कहा एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब लाइट के पास अपनी एनर्जी होती है जिसको हम E = H न्यू से एक्सप्लेन करते हैं, तो लाइट की एनर्जी होती है। ठीक है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब इस थ्योरी को हमने स्टडी किया वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से, तो ये अनेबल रही, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना ही पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है इसको एक्सप्लेन कर पाई न्यूटन की कार्पुस्कुलर थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा डबल रिफ्रैक्शन, जैसे कि हमने लेंस में स्टडी किया था, रेयर टू डेंसर फिर डेंसर टू रेयर जा रही है, तो डबल रिफ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में इस थ्योरी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, और ये भी नहीं बताया लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है और डेंसर में स्पीड कम क्यों हो जाती है, इसके बारे में कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करती है थ्योरी। साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्या है, इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं करती ये थ्योरी। सो वेल, इन शॉर्ट हम इसको अब डिस्कस करते हैं। न्यूटन की कार्पुस्कुलर थ्योरी क्या है, उसमें इन्होंने कहा कि जो लाइट है, दीज आर मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, वेरी लाइट, एमिटेड बाय ल्यूमिनस बॉडी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, इनको हमने क्या नाम दिया, कार्पुस्कल्स, और इनका रेस्ट मास 0 होता है। वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और अलग अलग मीडियम में इनकी स्पीड अलग अलग होती है। साथ ही साथ इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन किया कि कार्पुस्कल का साइज अलग अलग होता है अलग अलग कलर की लाइट के लिए। इस थ्योरी ने क्या क्या चीज एक्सप्लेन किया वो हमने यहां लिख रखा है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी। किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डबल रिफ्रैक्शन, TIR को एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। और फिर व्हाई द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम, ठीक है, ये भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तो कार्पुस्कल्स की जो थ्योरी है, न्यूटन की कार्पुस्कल्स थ्योरी, यहां पे आके फेल हो जाती है। अब हम बात करते हैं हैगन्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो थ्योरी है हैगन्स प्रिंसिपल। हैगन की थ्योरी क्या है, सबसे पहले तो हैगन्स प्रिंसिपल और हैगन्स थ्योरी। हैगन्स की थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो है यहां पे रे की फॉर्म में ना ट्रेवल करके वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। यानी वेव फ्रंट होते हैं, वेव फ्रंट किसको बोला इसने, कंटिन्यूस लॉकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। यानी जो सेम फेज में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल, वो एक क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनेगा, जो पार्टिकल्स है मीडियम के, वो किसी एक जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक डिस्टरबेंस क्रिएट की होगी उस मीडियम के अंदर, वो एक स्फेरिकल शेप में होंगी। उस स्फीयर का जो टेंजेंट बनेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो टेंजेंट ही नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा। अब खास बात यह थी कि इस थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को। हालांकि ये थ्योरी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो हम हैगन्स प्रिंसिपल पे बात करते हैं। इन शॉर्ट, सबसे पहला जो है, मैंने यहां पे सबसे पहले तो हम वेव फ्रंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेव फ्रंट ही क्या होता है, फिर हम हैगन्स प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। वेव फ्रंट हम किसको बोल रहे हैं बेटा, वेव फ्रंट का मतलब है द कंटिन्यूस लॉकस ऑफ all the particles which are vibrating in the same phase।
जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं उनका कंटिन्यूस लोकस जो बनेगा वो क्या होता है, वेव फ्रंट। अब जो वेव फ्रंट होते हैं वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और चारों तरफ होता है, ये मीडियम में चारों तरफ बनेगा। दो वेव फ्रंट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को, एक ही सोर्स से निकले हुए वेव फ्रंट एक दूसरे को टच नहीं करते, ना ही एक दूसरे को क्रॉस करते, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो इन वेव फ्रंट के हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, यानी रे ऑफ लाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। टू वेव फ्रंट नेवर क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, दो वेव फ्रंट एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस करेंगे तो उस जगह पे रे ऑफ लाइट की दो डायरेक्शन बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो वेल, वेव फ्रंट के टाइप्स की बात करते हैं, कौन कौन से तरह के वेव फ्रंट होते हैं उन पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बेटा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। नंबर एक बनेगा जिसको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बने बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये कौन सा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल वेव फ्रंट किस सोर्स से जनरेट होता है? सबसे पहले तो याद रखना, स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होता है किससे? पॉइंट सोर्स से, पॉइंट सोर्स से। मान लो मैंने यहां पे पॉइंट सोर्स बनाया एक, ठीक है, ये एक वेव फ्रंट है, और यहां पे लाइट सोर्स मैंने रखा है, ये सोर्स है एस, ठीक है, ये वेव फ्रंट है। रे ऑफ लाइट इसमें से जो एमिट होंगी वो ठीक एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है वेव फ्रंट के साथ में। क्लियर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेक्स्ट जो वेव फ्रंट बनेगा, इससे आगे बनेगा, उससे नेक्स्ट। ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं है, 3 डायमेंशनल है, मतलब चारों तरफ होगा ये। अब क्या होता है कि यहां पे अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, एम्पलीट्यूड की बात की जाए, वो कितना रहने वाला है? देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड ए इज रेसिप्रोकल ऑफ आर, स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर बनता है तो, ठीक है। और अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी एज यू नो, वेव नेचर ऑफ लाइट में हम अगर इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मैं ये लिख सकता हूं 1/स्क्वायर ऑफ आर। तो कई बार स्फेरिकल वेव फ्रंट पे बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछता है, उनके इंटेंसिटीज का रेशियो अगर पूछता है, तो हमें ये फॉर्मूले से जाना है, I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बना भी देता है तो I1/I2 इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर, ऐसे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन कोई देता है तो आप लगा सकते हो। स्फेरिकल वेव फ्रंट। अभी नेक्स्ट कौन से तरह का वेव फ्रंट होता है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर वेव फ्रंट। दूसरे टाइप का है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स से प्रोड्यूस होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट किस सोर्स से प्रोड्यूस होता है? मैंने कहा लीनियर सोर्स से, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। इसके लिए मान लो मैंने एक ये वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है। यहां पे लाइट सोर्स कहां पे है? ये लाइट सोर्स है, ये येलो कलर का मैंने लाइट सोर्स बना दिया जिसमें से लाइट एमिट हो रही है, ये सोर्स है। अब ये जो लाइट निकलेगी, रे ऑफ लाइट, ये ठीक वेव फ्रंट के साथ में 90 डिग्री पे है। अगर इसकी रेडियस मैंने आर लिया है तो यहां पे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन बनेगा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहां पे
अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो एम्पलीट्यूड जो भी होगा इसका ए इज रेसिप्रोकल स्क्वायर ऑफ रेडियस। डायमीटर दे रखा तो डायमीटर ले लेना, ठीक है, डायमीटर दे रखा तो डायमीटर 1/रूट ऑफ डायमीटर, रेडियस है तो रेडियस। एम्पलीट्यूड सॉरी इंटेंसिटी कितनी बनेगी फिर, इंटेंसिटी चूंकि एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है तो यहां पे हम लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में देखो, स्फेरिकल में क्या था, इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, और सिलेंड्रिकल में आप देख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। तीसरा जो वेव फ्रंट बनता है जिसको हम प्लेन वेव फ्रंट बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट बनता कैसे है, सबसे पहले तो जो बड़ा सा एक स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हम लेंगे, उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर हम क्रॉप करते हैं तो वो प्लेन वेव फ्रंट होता है, ठीक है। अब जो मैं वेव फ्रंट यहां पे बना रहा हूं, मान लो ये एक वेव फ्रंट मैंने बनाया, ये एक वेव फ्रंट है, रे ऑफ लाइट इसके ठीक परपेंडिकुलर जा रही है, रे ऑफ लाइट इसमें से ऐसे पास कर रही है, ये रे ऑफ लाइट है। अब इसमें जो इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, वो आर पे डिपेंड नहीं करती, एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन आर, ठीक है, आर पे डिपेंड नहीं करती, ये पक्का दिमाग में रखना। मतलब आर पे ना तो एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है और ना ही क्या चीज डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी, ठीक है। इस केस में आर से कोई लेना देना नहीं है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन आर, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है इतनी बात, ए कांस्टेंट रहेगा, आई भी कांस्टेंट रहेगा, कहने का मतलब ये है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी कांस्टेंट बोले जाएगा और इंटेंसिटी है वो भी हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। ये इतनी सी बात। तो ये प्लेन वेव फ्रंट, ये तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं, ठीक है, नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा जैसे वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हैगन्स का प्रिंसिपल हम स्टडी करें उससे पहले और भी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म पे रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करती है, मान लो भाई एक रे ऑफ लाइट ये आ गई और एक रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे मान लिया, ये पैरेलल आ रही है। अब यहां पे एक वेव फ्रंट बन रहा है, इस वेव फ्रंट को मैंने यहां ठीक रे ऑफ लाइट के साथ में परपेंडिकुलर मैंने बना दिया, ये एक पहला वेव फ्रंट है हमारा, ठीक है, इसको मैंने ए बी वेव फ्रंट नाम दे दिया। अब जैसे ही ये रे ऑफ लाइट इसके अंदर से पास करेगी, मान लो ये ऐसी चली गई, ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू बोथ द फेसेस ये फिर पैरेलल चली जाएंगी, और इस बार फिर जो वेव फ्रंट मिलेगा यहां पे मिलेगा, ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। नेक्स्ट वेव फ्रंट, पहला प्राइमरी वेव फ्रंट और ये है सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसको मैंने नाम दे दिया प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है बेटा। इसी तरीके से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट मैंने बताया था वो भी दो तरह का होता है, एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट और एक होता है डाइवर्जिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक कनकेव मिरर लिया और रेज अपने को पता है पैरेलल अगर आ रही होंगी तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होता है, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू दिस मिरर ये मान लो इस पॉइंट के ऊपर मीट करती है, इस पॉइंट पे मीट कर गई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां आके मीट कर रही है।
अब इसमें आप देखोगे रे ऑफ लाइट एक फोकस पॉइंट पे मीट कर रही है। अगर मैं वेव फ्रंट यहां पे बना के देखूं तो एक पहला वेव फ्रंट हमारा यहां पे है, इसको मैंने ए बी वेव फ्रंट बोल दिया। कैसा वेव फ्रंट है? ये प्लेन वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट की शेप चेंज होगी। पहले आपने प्रिज्म के केस में देखा कि प्लेन वेव फ्रंट था तो बाहर भी प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा था, लेकिन अब इसमें स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। यहां जो वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है उनका मैंने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करके मैंने एक कर्व बना के देखा तो वो एक ऐसे टाइप की कर्व बनने वाली है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लेकिन लाइट रे इस कर्व के ठीक सेंटर पे कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इस वेव फ्रंट को हम कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बोल सकते हैं। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। ऐसे ही डाइवर्जिंग वेव फ्रंट होगा। अगर मान लो एफ जो सोर्स है हमारा, एफ फोकस जो यहां पे मैंने सोर्स रखा, तो सोर्स ऑफ लाइट जो सोर्स से रे ऑफ लाइट जो निकलेगी वो बाहर की तरफ डाइवर्ज होंगी, तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा और रे ऑफ लाइट ठीक इनके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। फिर हमारा जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये तो था वेव फ्रंट की इंफॉर्मेशन। वापिस आ जाते हैं, हैगन्स प्रिंसिपल क्या होता है जिसके बारे में अपने को मेनली स्टडी करना है। हैगन्स प्रिंसिपल, हैगन्स प्रिंसिपल सबसे मेन प्रिंसिपल तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, हर एक मीडियम के अंदर जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी तो हम रे की जगह पे अब वेव फ्रंट का जिक्र करेंगे। पहले तो हम रे कंसीडर कर रहे थे क्योंकि लाइट का हमने पार्टिकल नेचर बिहेवियर डिस्कस किया था, अब हम वेव करेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो यहां वेव फ्रंट की बात होगी। तो हैगन्स के अकॉर्डिंग हर एक वेव फ्रंट के ऊपर कुछ वेव फ्रंट बना किससे? कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो हम ये कहेंगे कि उस मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल हैं, वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। और उन डिस्टरबेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक स्फेरिकल शेप के डिस्टरबेंस होगी। यहां पे बना के देखते हैं फिगर। मान लो मेरे पास में ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसको हमने प्राइमरी वेव फ्रंट कहा। अब इन वेव फ्रंट के ऊपर क्या होंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनकी डिस्टरबेंस होगी, वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। और वो डिस्टरबेंस मैंने कुछ सर्किल से मैंने उनको शो किया। मान लो एक सर्किल यहां बन गया भाई, ठीक है, एक जैसे सर्किल बनेंगे, सेम साइज के पार्टिकल्स है तो सेम साइज का। इसी तरीके से मैंने एक ये बना दिया, ठीक है। ऐसे ही और बनाते हैं। मैंने कुछ पार्टिकल लेकर के उनका वेव फ्रंट के ऊपर जो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनके मैंने क्या बना दी? डिस्टरबेंस जो उनकी बन रही है उनको हमने शो किया है ऐसे, ये बन गया, ठीक है। अब जो इनका यहां पे पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल यहां होगा, एक पार्टिकल यहां होगा और एक पार्टिकल यहां होगा। ये पार्टिकल डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इनके वाइब्रेशन से ये वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहे हैं चारों डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो ये वेव फ्रंट है बेटा, इस वेव फ्रंट का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट है वो टेंजेंट ही सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। और जो ये डिस्टरबेंस क्रिएट की गई है इसको बोलते हैं वेवलेट्स। वेवलेट्स का मतलब छोटी वेव, वेवलेट्स है ये भी, ठीक है। तो मैंने इनका टेंजेंट अगर ड्रॉ किया तो वो क्या बनेगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। अगर मान लो सोर्स इस तरफ है, यहां पे सोर्स है, तो इसका नेक्स्ट जो वेव फ्रंट बनेगा, इनका टेंजेंट अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इनकी टेंजेंट ज्वाइन करेंगे तो वो टेंजेंट ही क्या होगा? इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। तो जो हैगन्स प्रिंसिपल है उसको लिखते हैं, every particles on primary wavefront
every particle on primary wavefront act as source of new disturbance called secondary wavelets. उनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे बेटा. सेकेंडरी वेव फ्रंट नहीं, वेवलेट्स बोल रहा है मैंने. ये जो वेवलेट्स हैं, ये जो येलो कलर में मैंने बनाई है, ये वेवलेट्स सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे. हर एक पार्टिकल जो प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, वो डिस्टरबेंस जो क्रिएट कर रहा है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स को जनरेट करेंगी. और दूसरे स्टेटमेंट में ये बोलता है कि इन्हीं का जो टेंजेंट एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टेंजेंट्स टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स in forward direction is called secondary wave front. उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? secondary wave front बोलेंगे. तो ये हैगन्स का प्रिंसिपल है, हैगन्स थ्योरी, ठीक है, जो लाइट की वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है. स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो. ये लो, मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर दूं. ठीक है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के बच्चे जो हैं उनके लिए डायरेक्ट पूछा जाता है. चलो अब बात करते हैं. भाई मैंने कार्पुलस का थ्योरी जो न्यूटन की थी वो एक्सप्लेन की. अब उस थ्योरी से हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव किया जा सकता है उससे. तो हम यहां पे वेव थ्योरी के बेस पे रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. वेव थ्योरी के बेस पे आप रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो. इसके लिए मैंने क्या किया भाई, एक प्लेन मिरर लिया और हमने इमेजिन किया भाई एक रेज आ रही होंगी, प्राइमरी वेव फ्रंट आ रहा है. ठीक है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है और इसी तरीके से ये प्राइमरी वेव फ्रंट मैंने इसको नाम दे दिया ए बी. इस पॉइंट को आपने ए नाम दिया है तो ये ए डैश पॉइंट है. ये ए बी वेव फ्रंट है जिसकी डायरेक्शन ये है. ठीक है, यहां पे अगर आप देखो तो इस जगह के ऊपर मैंने एक नॉर्मल बनाया, ये एंगल जो भी है आई, और ये हमारी इंसिडेंट रे है फर्स्ट और ये सेकंड. फर्स्ट रे के साथ में वेव फ्रंट, अगर फर्स्ट और सेकंड रे के साथ में वेव फ्रंट का एंगल देखोगे तो 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा रे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है. अब फर्स्ट रे जिस टाइम पे ए पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, सेकंड रे अभी बी पॉइंट के ऊपर है. ये जो भी मीडियम है, मान लो वैक्यूम है, तो अभी बी को यहां से यहां तक पहुंचने में अगर टी टाइम लगता है तो बी से ए डैश तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको मैंने लिख दिया लेट्स सपोज सी इंटू टी. वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू टाइम, जो भी टाइम लगेगा, मान लो टी टाइम है, ये डिस्टेंस हो गया सी इंटू टी, मैंने कह दिया. ठीक है, ये भी 90 डिग्री का बनेगा एंगल. क्यों बनेगा ये आपको पता होना चाहिए, वेव फ्रंट और रे के बीच में. सो बी से ए डैश तक का जो डिस्टेंस है सी इंटू टी मैंने कह दिया. लेकिन जिस टाइम पे फर्स्ट रे यहां स्ट्राइक कर रही है, बी अभी यहां पे पहुंची, सेकंड रे बी पॉइंट पे पहुंची है. अब फर्स्ट रे इसका वेट नहीं करेगी, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इतनी टाइम में, तो इतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करेगी. टी टाइम के अंदर फर्स्ट रे भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और वो कितना होगा, सी इंटू टी के बराबर ही होगा. यहां से बना देता हूं मैं. ठीक है, बन गया. अब बात आती है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. मैंने कहा जितना ये यहां से यहां तक टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो सेम स्पीड के साथ ये भी ट्रेवल करेगी उसी मीडियम के अंदर, तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, सी इंटू टी. और यहां सी इंटू टी का आपने एक क्या लगा दिया, आर्क लगा दिया.
और इससे आप बनाओगे हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। ठीक है भाई, इसको आपने नाम दे दिया, इस सेकेंडरी वेव फ्रंट का नाम दे दिया बी डैश। अब ये भी 90 डिग्री पे है। क्लियर है? चलो इन शॉर्ट में अपने को एक चीज पता चला, मेरे पास दो ट्रायंगल आ गई है। कौन सी ट्रायंगल आ गई है? एक तो आ गई ए बी ए डैश, और दूसरी ट्रायंगल आ गई मेरे पास में कौन सी? ए बी डैश और ए डैश। इसमें आप एक चीज नजर डालो तो मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश ए, बराबर है, कॉमन साइड है ये दोनों की, कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर रहे हैं। इसके बाद आपको पता है ए से बी डैश तक का जो डिस्टेंस है वो बी से ए डैश तक का डिस्टेंस है। ठीक है, ए बी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश के। पहली ट्रायंगल में है बी ए डैश, बी ए डैश, अच्छे से लिखो। पहली ट्रायंगल की जो साइड है बी ए डैश, बी ए डैश, और दूसरी ट्रायंगल की साइड है ए बी डैश, ए बी डैश। ये क्या है? दोनों इक्वल है, कितना? सी इंटू टी। सी क्या? स्पीड ऑफ लाइट, और टी टाइम के अंदर। अब एक एंगल भी चाहिए हमें। एक एंगल आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 90 डिग्री का है, मतलब एंगल ए बी और ए डैश इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश ए, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो हमें पता है ट्रायंगल्स जो हैं साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो रही है। ट्रायंगल ए बी ए डैश कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल होंगे तो इसमें हम इंसिडेंट एंगल किसको बोल रहे हैं? वेव फ्रंट जिस एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है ये एंगल आई है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ आर। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, जो कि रिफ्लेक्शन का पहला ही लॉ हमने स्टडी किया था। दीज लाइंस आर लाइज इन द सेम प्लेन। जितनी भी रे है फर्स्ट सेकंड आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये सेम प्लेन में रहेंगी, ये सेकंड लॉ हमने स्टडी किया था। सो आई इज इक्वल्स टू आर। आप चाहो तो ये चेक भी कर सकते हो। देखो अगर मैं यहां पे बनाऊं, ये जो एंगल है ये वाला एंगल और प्लस ये एंगल 90 डिग्री का है, और आपको दिख रहा है ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल और जो ये लाइट है नॉर्मल और ये ग्रीन लाइट प्लस ग्रीन लाइट से इधर, ये दोनों का सम भी 90 डिग्री है, और ये दोनों में कॉमन है, इसलिए जितना एंगल ये है उतना ही ये एंगल है आई। सेम मैनर में वहां पे आर है। ठीक है, तो अभी आपने जो चीज स्टडी की है, अभी जो आपने स्टडी किया ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बेस पे हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, बोर्ड क्लासेस में आता है ये क्वेश्चन, कंपटीशन में तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, कंपटीशन में नहीं पूछा जाता। कंपटीशन में तो अपने को क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, भाई पता है ठीक है रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, तो प्रूव करना है यहाँ पे। तो ये सिर्फ बोर्ड क्लासेस में पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि वेव थ्योरी के बेस पे। तो अगर आप रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन उसने वेव थ्योरी पे पूछा, आप अपना जनरल एक्सप्लेन करके आ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, इसके लिए फिर मैंने क्या किया, एक इंटरफेस क्लियर कंसीडर कर लिया। ठीक है, और इसमें ये मान लो एक वेव फ्रंट है, और एक वेव फ्रंट हमने, एक रे ऑफ लाइट और हमने कंसीडर कर ली। इसका प्राइमरी वेव फ्रंट मैंने बना लिया, ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है। ये वेव फ्रंट ग्रीन कलर से मैंने बनाया, ये हमारा एक वेव फ्रंट बन गया। इसका इसको नाम दे देते हैं
ये नॉर्मल, यहां पे भी बना लेते हैं एक नॉर्मल, ठीक है। अब ये देखिए, ये एंगल आई है और ये एंगल भी आई होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, देखो इस एंगल को इस एंगल का सम करोगे तो 90 और इसका इसका भी 90, ये कॉमन एंगल हो गया। तो जितना एंगल ये है उतना ये होगा। अब इसके बाद इसको मैंने नाम दिया है ए बी वेव फ्रंट है, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने इसको नाम दे दिया ए डैश। ये 90 डिग्री का है ही, ये 90 डिग्री का है। अब इसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट क्या करेगी, सेकंड मीडियम में एंटर करेगी। सेकंड मीडियम में एंटर कर गई तो मान लो बेंट हो गई, मैंने कह दिया भाई ये तो बेंट हो गई, ठीक है। अब बेंट हो गई तो कितना टाइम लिया बेंडिंग में, कितना डिस्टेंस। अब जिस टाइम पे फर्स्ट रे ए पॉइंट पे है उस टाइम पे सेकंड रे सिर्फ बी पॉइंट पे रीच की है। मान लो ये टी टाइम के अंदर यहां हिट करेगी और इस मीडियम में जो भी स्पीड ऑफ लाइट है वो v1 है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 है। मीडियम चेंज हो रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n1 कहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 कहा। अब ऐसे करने पे क्या होगा, हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। यहां से कहने का मतलब, जब फर्स्ट रे यहां पे हिट कर चुकी है, इंटरफेस पे आ चुकी है, सेकंड रे अभी बी पे है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल और करना है, v1 इंटू टी, इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करना है इसको। जैसे ही v1 इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो फर्स्ट रे यहां इसका वेट थोड़ी करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, ये अपने सेकंड मीडियम के अंदर एंटर करेगी। इसकी स्पीड इस मीडियम में अलग है लेकिन टाइम तो उतना ही लेगी, उतने टाइम में ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसको मैंने बोल दिया v2 इंटू टी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो v2 इंटू टी का मैंने एक आर्क लगा दिया, ये आर्क लगा दिया और इस आर्क से मुझे मिल जाएगा कौन सा, सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा। इसको मैंने मिला दिया, ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। इसको मैंने नाम दिया है फिर बी डैश और ये ए डैश, ए डैश बी डैश हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। और ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल आई है तो ये एंगल हमने वेव फ्रंट का आर बोल दिया, ये एंगल आर बोल दिया, ठीक है। ये भी एंगल आर है, आप इसको भी लिख सकते हो, ये भी एंगल कितना है, आर एंगल है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ट्रेंगल जो हमारी बन रही है, सबसे पहले तो मैंने लिख दिया भाई बी ए डैश इज इक्वल्स टू v1 इंटू टी, और इसी तरीके से ए बी डैश जो है वो है v2 इंटू टी, v2 इंटू टी। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बनेगा, फर्स्ट और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो अगर हम बनाएं तो हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब मैंने इनको अगर आपस में डिवाइड किया, इनको आपस में डिवाइड किया तो ये मेरे पास बनेगा, देखो कितना, जो प्रैक्टिकली किसके इक्वल भी आएगा। तो मैंने इसको लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ये किसके बराबर बनेगा, v1 बाय v2, रेसिप्रोकल है, ठीक है। और इनको भी अगर आपस में डिवाइड करोगे तो t से t कैंसिल हो गया, v1 बाय v2 आ रहा है, v1 बाय v2 आ रहा है, ठीक है। ये जो रेशियो है ये किसके बराबर है हमारा, n2 बाय n1 के बराबर आ रहा है, v1 बाय v2। अब ये साइन आई और साइन आर के रेशियो के साथ भी इक्वल है या नहीं है, हमारा मकसद ये है। तो यहां से मैंने इन ट्रायंगल ए बी ए डैश के अंदर बात करते हैं, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई किसके बराबर होगा, मैंने लिखा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है v1 इंटू टी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए डैश बेटा। इसी तरीके से दूसरी ट्रायंगल मैंने चूज की ए बी डैश और ए डैश, इसके अंदर मेरा साइन ऑफ आर है, साइन ऑफ आर किसके इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर यानी v2 इंटू टी अपॉन ए डैश। अब इनको आपस में डिवाइड करके देखो, साइन आई बाई साइन आर, तो डिवाइडिंग साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर,
तो साइन आई की वैल्यू है v1 इंटू टी अपॉन ए डैश, और इसको पलट के लिखेंगे ए डैश अपॉन v2 इंटू टी बेटा। ये तो कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हुआ तो v1 बाय v2 आ गया, v1 बाय v2 आ गया, ठीक है। और v1 बाय v2 किसके बराबर है, v1 बाय v2 किसके बराबर है, यहां पे मैंने लिखा है n2 बाय n1 के बराबर है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये क्या है आपका स्नेल्स लॉ, ये क्या है आपका स्नेल्स लॉ। तो मैंने यहां पे लिखा, ये चीज हमारी स्नेल्स लॉ बन गई, यानी साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू आया था मेरा v1 बाय v2, और यहां v1 बाय v2 किसके बराबर है, n2 बाय n1 के बराबर, या इसको n2 1 लिख सकते हैं, विच इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी यहां एक्सप्लेन हो गया। और दूसरा लॉ जो है इसके अंदर रिफ्रैक्शन का, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन, तो वो डेफिनेटली सेम प्लेन में होंगी। तो इस तरीके से वेव थ्योरी से हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया। तो आज लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी करेंगे, इंटरफेरेंस के लिए नेसेसरी कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और फुल फ्लैश इसके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। इस उम्मीद के साथ बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ में, जो आपके साथ काम कर रही है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। थैंक यू, जय हिंद।